हेलो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मेज़ की बॉटनिकल कैरेक्टर्स पढ़े थे। हम इकोनॉमिक प्लांट इकोलॉजी का लास्ट यूनिट इकोनॉमिक बॉटनी का मेज़ के जो टॉपिक है वो कवर कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि जो इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स है, जिसमें हमने मेल इन्फ्लोरेसेंस और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था। अब इसका जो सीड होता है, जो इसका फ्रूट होता है, इसका जो दाना होता है वो एक बीजी होता है, शुष्क होता है, अस्फुटनशील और कैरियोप्सिस। हम जानते हैं कि जो जितने भी ज़्यादा अधिकतर सीरियल्स है उसका जो फ्रूट है वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर दी गई है। इसका जो दाना जो होता है वो काफ़ी बड़ा स्टार्ची भ्रूणपोष होता है। यहाँ पे इसका आप डायग्राम देखोगे तो ये सबसे ऊपर जो है इसके सीड की जो स्ट्रक्चर बताई, नीचे हाइलम है और हाइलम के नीचे माइक्रोपाइल है और ऊपर सीड कोट है। और जब ये जर्मिनेट होता है तो इसके दो कोटिलेडन होते हैं। ये नीचे की ओर रेडिकल है और ऊपर की ओर प्लूमुल्स है। तो इसके अंदर जो इसका वीएस वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज सीड्स अगर हम देखते हैं तो नीचे की ओर कोरियोराइजा होता है, उसके ऊपर रेडिकल्स होते हैं, और इधर की ओर प्लूमुल और उसके ऊपर इसके अंदर एक ही कोटिलेडन होता है, इसके ऊपर स्क्यूलेटम होता है, और ऊपर की ओर जो एंडोस्पर्म होता है। जैसे जैसे जो सीड है वो जर्मिनेट होगा तो इस एंडोस्पर्म्स का यूज़ करेगा, भ्रूणपोष का यूज़ करेगा। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी एल्यूमिनियम लेयर होती है जो प्रोटीन, एल्यूमिनियम एक प्रोटीन है, और इसके ऊपर सीड कोट होता है एंड फ्रूट वॉल होती है जो इसको कवर करके रखती है और इसको प्रोटेक्शन देती है। तो ये हो गया वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज सीड। जो उसके बाद में मेज़ की जो अगर क्लाइमेट है, उसको मेज़ को उगने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो मेज़ को उगने के लिए जो क्लाइमेट होता है शुष्क और गर्म जलवायु सब ट्रॉपिकल टाइप में। इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, और वर्षा जो है वो 60 टू 120 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। तभी ये जो मक्का है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। मक्के की जो जलवायु है, अगर शीतोष्ण प्रदेश की हम देखें तो वहाँ पर भी सुगमता से उग जाता है। बाकी ये उष्ण जलवायु का ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु का पादप है। और जब इसको उगाया जाता है तो रात्रि का जो तापमान वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। मैंने बताया जैसा औसत तापमान 21 से 27 डिग्री होना चाहिए। और अगर बेस्ट वर्षा का है तो अगर 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती तो ये इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। और जब इसको बीज को जर्मिनेशन होना होता है तब 15 से 20 डिग्री का सेंटीग्रेड इसके लिए बेस्ट माना जाता है। अगर हम बात करें सॉइल की तो इसके लिए जलोढ़ और दोमट मिट्टी जो होती है, लॉमी सॉइल जो होती है वो बेस्ट है। ये किसी भी मृदा में उग सकता है, लेकिन अगर इसकी हमें अच्छी पैदावार चाहिए, हमें इस फर्टाइल जो है वो अगर मिट्टी की बात करें तो इसमें दोमट मृदा जो होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाई जाती है। दोमट मृदा को हम इंग्लिश में लॉमी सॉइल कहते हैं। और इसकी मृदा की जो पीएच है वो 5 to 8 के बीच में ही होनी चाहिए। तो पीएच जो है वो भी बहुत बड़ा बैलेंस, मिट्टी की जो पीएच है वो भी बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। तो 5 to 8 रेंज की ही होनी चाहिए। भारत की अगर हम बात करें तो इसके लिए इंडो गैंगेटिक यानी कि सिंधु गंगा जो मैदान है वो सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। अब कल्टीवेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि की तैयारी। तो सब आप जानते हैं कि जो मक्का है उसको खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। तो बुआई के लिए 4-6 बार जब है उसमें जुताई कर दी जाती है, और खेत ट्रैक्टर के द्वारा, आजकल मशीनों के द्वारा होती है। और उसके बाद में मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है तो वो इसके अंदर नाइट्रोजन पर हेक्टर 100 to 120 किलोग्राम, और वो भी साल में 3 बार, जब ये साल में या फिर जब ये उगता है तो इसको महीने में 3 टाइम्स इसको नाइट्रोजन चाहिए होती है। इसके अलावा इसको P2O2 यानी कि फॉस्फोरस, K2O, पोटेशियम, ये भी 60 to 40 किलोग्राम पर हेक्टर इसको चाहिए। तो ये हो गई खाद की बात, क्योंकि खाद जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मक्के के लिए जो प्रचुर मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है, अगर 25 से 30 गाड़ी सड़ा हुआ गोबर या कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक खाद है वो अगर प्रति हेक्टर दी जाए तो बहुत ही अच्छी इसमें खेतीबाड़ी हो सकती है। उसमें है, उसके बाद में है सोइंग यानी कि जो जुताई है, ये बुआई है। तो ये खरीफ फसल है, पहले मैं बता दें जून जुलाई में होती है और इसको सितंबर अक्टूबर में ले लिया जाता है। और छिड़काव विधि या हल के द्वारा इसको नायले से की जाती है, मशीनों के द्वारा इसकी सोविंग हो जाती है। इरिगेशन जो है वो 3 टाइम्स पर मंथ के हिसाब से चाहिए। और अगर जैसे वर्षा अच्छी होती है तो ये बिना सिंचित क्षेत्रों में भी उग जाता है। यहाँ नीचे मैंने बताया यील्ड, अगर अच्छा सिंचित क्षेत्र है तो वहाँ 4000 किलोग्राम पर हेक्टर मक्का की जो उपज है वो प्राप्त होती है। अगर सिंचित क्षेत्र नहीं है, सिर्फ बरसाती पानी पर ही डिपेंड है, तो 1000 से 2000 किलोग्राम पर हेक्टर प्राप्त होती है।
और हार्वेस्टिंग जो है वो भुट्टो की जब पर्ण और ये सब सूख जाती है, दाना कड़ा हो जाता है, तब खड़ी फसल से भुट्टो को तोड़ दिया जाता है और छील कर मशीनों के द्वारा दानों को अलग कर दिया जाता है। और कई बार कच्चे भुट्टो को भी तोड़ लिया जाता है, जो दूध या भुट्टे होते हैं उनको भून कर उबाल कर खाने में भी बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जो मक्का है उसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, उसकी अलग अलग किस्म होती है। तो यहाँ पे 7 किस्में दी गई है, मैं इसका 1 बाय 1 आपको डिटेल बताती हूँ। सबसे पहला है पॉड कॉर्न। पॉड कॉर्न जो होता है, ये प्रत्येक दाना जो होता है इसका, पॉड कॉर्न को हम हिंदी में सिम्बा कॉर्न भी कहते हैं। इसका जियामेज वैरायटी जो है, और इंग्लिश में जियामेज वैरायटी जो है ट्यूनिकेटा है, ये मक्का की बहुत ही प्राचीन किस्म है। और इसमें स्टार्च युक्त एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज जो है उसका एवरेज 72:28 के अनुपात में होता है। उसके बाद में सॉफ्ट कॉर्न है, जिसको हम मृदु कॉर्न कहते हैं। इसका भ्रूणपोष जो होता है काफ़ी नरम होता है, खाने में मीठे होते हैं। इसका स्टार्च और एमाइलोपेक्टिन का जो अनुपात होता है वो इसकी बराबरी होता है पॉड कॉर्न के 72:28। नेक्स्ट आता है पॉपकॉर्न, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी भ्रूणपोष जो होता है उसमें जैसे थोड़ी सी आंच लगते ही वो फुल्ली या पॉपिंग होती है, उसकी अद्भुत क्षमता होती है। और पॉपकॉर्न जैसे आप सबको पता है, फिल्मों में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, जो टाइम पास या फिर थोड़ी सी भूख के लिए पॉपकॉर्न जो है बहुत ज़्यादा फेमस है खाने के लिए। तो और अच्छा भी लगता है बरसात ऋतु में। तो दाने को जो भूनते हैं तो उसका भ्रूणपोष क्या होता है कि उलटकर बाहर की ओर नरम फफोलों के रूप में फट जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉपिंग। और इस तरह से जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं पॉप, खिल या फुल्ली। तो पॉपकॉर्न को जो दाना होता है वो छोटा होता है, लंबा होता है, अंडाकार होता है, सख्त होता है। जैसे ही फुल्ली बनने का कारण ये होता है, अब कई बच्चों को ये नहीं पता है कि पॉपकॉर्न बनता क्यों है। तो पॉपकॉर्न जो फुल्ली बनती है उसका क्या कारण है कि जब इसको बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो भ्रूणपोष में क्या होता है, स्टार्च होता है। और स्टार्च जैसे ही आर्द्रता, उसके अंदर थोड़ी बहुत आर्द्रता होती है, तो जैसे इसको तेज आंच मिलती है तो वो तेज गति से जो आर्द्रता है वो प्रसारित होती है, और इस तरह से दाने जो है वो फुल्लियों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और पॉपकॉर्न की कृषि ज़्यादातर अमेरिकन देशों में होती है। नेक्स्ट है डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न जो है इसके अंदर दाना ऊपर की ओर डेंट होता है। इसकी जो वैरायटी है जियामेज वैरायटी अमेरिकाना है, और इसके अंदर एक और जियामेज वैरायटी इंडेंटा है। तो इसके जो दाना होता है उसके ऊपरी सिरे पर एक गड्ढा होता है, और बेंड जैसे डेंट पड़ा होता है, मोच कहते हैं ना, जिसको इंग्लिश में डेंट कहते हैं। तो इसमें भ्रूणपोष जो होता है उसको सिकुड़ने से इसका जो डेंट पड़ता है, ये यूएस में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न जो होता है वो दाना जो है वो उसका कड़ा और कठोर होता है। अनेक रंगों में इसके दाने होते हैं। इसके एमाइलोपेक्टिन एमाइलोज का जो वैरायटी है वो 72:28 होती है। और ये इसका जो वैरायटी है वो जियामेज प्रियकॉक्स और जियामेज वैरायटी इंडुरेंटा, इन दोनों का दाना जो है बहुत ही कड़ा होता है। इसमें कोई मोच और गड्ढा नहीं होती है। इसको हम कहते हैं फ्लिंट कॉर्न। नेक्स्ट आता है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा फेमस है, और आपको पता ही है अभी भी जैसे बरसात होती है तो किनारे पे काफ़ी ज़्यादा लोग स्वीट कॉर्न को उबाल कर खाते हैं, इसका सलाद खाते हैं। इसके मक्का में भ्रूणपोष में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए स्वीट लगता है। स्टार्च जो है, क्योंकि भ्रूणपोष जो दाना होता है उसका जो भ्रूणपोष उसमें स्टार्च ज़्यादा होने की वजह से वो शर्करा में रूपांतरित हो जाती है, इसलिए इसका दाना मीठा लगता है। इसका जो दाना होता है चौड़ा होता है, वेज शेप्ड होता है, सतह जो है वो झुर्रीदार होती है, और भुट्टे को उबाल कर या भूनकर खाया जाता है। लास्ट है वैक्सी कॉर्न। इसका दाना मोम की तरह होता है। इसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन एमाइलोज जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसके बाद में है इम्प्रूव्ड वैरायटी, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली के अंदर, उसने इसकी मक्का पर कई सारी काम किया है और कई उन्नत किस्में दी हैं। सिंगल हाइब्रिड, डबल हाइब्रिड, कंपोजिट और कई सारी इस तरह से की किस्में बनाई है। तो भारत में जो वर्तमान में मक्का की परंपरागत किस्में है उसमें कृषि बिल्कुल नहीं की जाती है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एक चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें उन्नत किस्म की जो मक्का है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और सभी जो उत्पादक किस्में हैं बहुत ही अच्छी काम कर रही है। तो डबल क्रॉस जो हाइब्रिड है उसके अंदर सबसे पहले जो ये है डेकल्ब, ये इंडिया आई, ये जो है ये उन्नत किस्म है। उसके बाद में जो इसकी सेकंड किस्म है वो गंगा 5, गंगा 101 हाई स्टार्च। इसकी जो इम्प्रूव्ड वैरायटी ये गंगा 5 जो है वो ओजस्वी, ऊंची, दाने जो इसके नारंगी पीले होते हैं। और ये जितनी भी गंगा 5 है, गंगा 101 है, ये सारी जो एक मक्का के अंदर डाउनी मिल्ड्यू यानी कि मृदु रोमिल आसिता जो इसका जो दाना है वो कई बार जब इसमें फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो एकदम पाउडर के रूप में बन जाता है, तो उसके प्रति ये प्रतिरोधी किस्में हैं। और हाई स्टार्च है, HI का मतलब हाई स्टार्च जो है वो वाली एक किस्म है। अंबर है, शक्ति है। इवन राजस्थान के लिए जो उपयुक्त अगर मक्का की किस्म की बात करें तो वो है शक्ति और रतन।
ये राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों में होती है। अब इसके अंदर प्लांट प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर कई सारे डिजीज़ हो जाती है। तो प्लांट प्रोटेक्ट जिनका नाम है हेड स्मट, जो किसकी वजह से होती है, स्पेसिलोथीका, और उसके बाद कॉमन स्मट है वोस्टिलेगो। लीफ ब्लाइट जो है, जिसके अंदर जो लीफ है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, हेलमिंथोस्पोरियम मेडिडियस। उसके बाद ब्राउन स्पॉट जो है वो साइडोडर्मा मेडिस। और बैक्टीरियल स्टॉक रोट जो है, जिसके अंदर इसका पूरा ही जो तना है वो पूरा एकदम रोटिंग हो जाती है उसके अंदर, तो वो इरविनिया कैरोटोवरा की वजह से होता है। और रोकथाम के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर जो है, फाइलोटोन है, पेरेनॉक्स, जिनेब और कई सारी रोग प्रतिरोधी किस्में जो हैं उनका उपयोग किया जाता है। इस तरह के जो छिड़काव होते हैं उससे क्या होता है कि इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। मक्का की फसलों को क्षति पहुंचाने के लिए ज़्यादा जो कीट पीड़क जो है वो मेज स्टेम बॉर्डर जो है उसमें चिलोजोनेलस है, लीफ रोलर के अंदर मार्सामिया है। तो इन सब की रोकथाम के लिए BHC जो है उसका जिसको और लिंडेन जो है, इन सब का छिड़काव किया जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट प्रोटेक्शन जो है मक्का का, इस पूरा इंसेक्ट जो पेस्टिसाइड्स होते हैं मैनेजमेंट उसके द्वारा किया जाता है। मक्का का उपयोग जो है वो आप सबको पता है सबसे ज़्यादा तो खाने में, जो राजस्थान का एक पूरा जो हिस्सा है डूंगरपुर, उदयपुर, वहाँ पे मक्का बहुत ज़्यादा खाया जाता है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो दक्षिणी राजस्थान स्पेशली, उसमें मक्का में क्योंकि एक ग्लूटेनिन का अभाव होता है, तो जिनको ग्लूटेनिन से एलर्जी होती है, क्योंकि आजकल कई लोगों में गेहूँ जो है उसमें सबसे ज़्यादा ग्लूटेनिन होता है, तो उसके एलर्जी की वजह से बचने के लिए मक्का, बाजरा जो मोटा दाना है वो खाया जाता है। और मक्के की गांठ बनाई जाती है। मक्का जो है उसकी डबल रोटी का ब्रेड जो है उसमें उपयोग नहीं होती, इसका सबसे ज़्यादा गाढ़ जो खिचड़ी होती है आटे के सोगरा और इन सब में उपयोग किया जाता है। पॉपकॉर्न जो मैंने पहले ही बताया उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है नाश्ते में। अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। कई सारे औद्योगिक उत्पाद जैसे कॉर्न स्टार्च, जिसके बिना कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेकरी खाने के जो वो नहीं बन सकते, तो मक्का का जो सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पाद है वो कॉर्न स्टार्च, कॉर्न शुगर, कॉर्न ऑयल है। चारा और दाने और दुधारू पशुओं को जो है वो ये खिलाया जाता है। मक्का की जो डंठल है उससे कागज़ और रेशे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये मक्का का जो टॉपिक है ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाजरा। थैंक यू सो मच।